हेलो एवरीवन। कॉरपोरेट अकाउंटिंग में हमारा टॉपिक कंटिन्यू था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और गुडविल की वैल्यूएशन में हम डिफरेंट मेथड्स जो हैं गुडविल की वैल्यूएशन के वो डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा गुडविल की वैल्यूएशन में मेथड आता है एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड क्या है? The reason for using the super profit method is that the amount paid for goodwill in lump sum will be recovered in coming years. For example, rupees 60,000 goodwill is paid today, but this amount purchaser will get in shape of super profits as rupees 20,000 in the first year, another 20,000 in the second year, and another 20,000 in the third year. The purchaser will lose the amount of interest over 60 rupees 60,000. In the annuity method, the loss of interest is compensated. देखिए कि एन्युटी मेथड के अंदर आपको बताया है कि अगर परचेजर जिसने बिजनेस को परचेज किया है और उसने गुडविल का अमाउंट रुपीज 60,000 पे किया है, तो वो उसको आने वाले सालों में आने वाले टाइम में उनको रिकवर करता है। कैसे? इन द शेप ऑफ सुपर प्रॉफिट्स एज रुपीज 20,000। 60,000 टोटल पे किया है, तो फर्स्ट ईयर में 20,000, सेकेंड ईयर में 20 और थर्ड ईयर में भी 20,000 वो उससे बेनिफिट लेगा उस गुडविल से जो कि उसने परचेज की है सेलर से। उस गुडविल से वो इतना बेनिफिट आने वाले 3 इयर्स में उस गुडविल से उठाएगा। ठीक है। और द परचेजर विल लूज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या है कि अगर मान लीजिए परचेजर जिसने बिजनेस को परचेज किया है वो बिजनेस को परचेज ना करता और वो गुडविल का अमाउंट पे ना करता, तो वो गुडविल का अमाउंट कहीं पर इन्वेस्ट करता। अगर उसने गुडविल का अमाउंट पे नहीं किया तो इट मस्ट हैव बीन इन्वेस्टेड सम वेयर। ठीक है ना? तो अगर वो कहीं और इन्वेस्ट करता, तो देखिए कि या तो वो किसी को बैंक में करता, किसी को लोन देता, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता, तो उसके ऊपर उसको इनकम होती। अगर बैंक में रखता तो जो भी उसने डिपॉजिट रखा था उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलना था। अगर किसी को लोन देता तो लोन के ऊपर भी उसको इंटरेस्ट मिलना था। अगर उसने शेयर्स खरीदे तो शेयर्स के ऊपर भी उसको जो है डिविडेंड मिलता, या डिबेंचर्स खरीदा तो डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट मिलता। लेकिन वो इंटरेस्ट वो लूज कर रहा है। क्यों लूज कर रहा है? क्योंकि उसने उस अमाउंट को इन्वेस्ट ना करके उससे गुडविल परचेज की है और वो बिजनेस करके उस गुडविल के बेस पे अपने प्रॉफिट्स को अर्न कर रहा है। ठीक है। तो इस मेथड को कहते हैं हम एन्युटी मेथड, जिसमें इंटरेस्ट के लॉस को कंपनसेट किया जा रहा है। कि अगर वो इन्वेस्ट करता, इन्वेस्ट उसने किया नहीं तो उसका इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है। लेकिन उसका लॉस कहाँ पे कंपनसेट हो रहा है कि गुडविल के कारण वो अपने प्रॉफिट अपने बिजनेस के अंदर 3 साल तक प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट मेथड आता है परचेज मेथड। परचेज मेथड के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया है। द परचेज कंसिडरेशन इज द प्राइस रिसीव्ड फॉर द सेल ऑफ द एसेट्स। एक परचेज कंसिडरेशन होता है। परचेज कंसिडरेशन क्या होता है? जब कोई एसेट को सेल किया जाता है उसके बदले में जो भी प्राइस होता है, दैट इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। गुडविल इज द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर द नेट एसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो गुडविल क्या होती है कि अगर किसी ने बिजनेस को खरीदा है तो खरीदने के लिए क्या होता है, नेट एसेट्स की वैल्यू दी जाती है। लेकिन नेट एसेट्स की वैल्यू से ज्यादा परचेज कंसिडरेशन है। ठीक है। तो एसेट्स की वैल्यू कम है लेकिन खरीदने के लिए पैसा ज्यादा दिया जा रहा है, परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है। तो वो ज्यादा किस चीज का अमाउंट है? दैट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल। क्लियर? तो नेट एसेट्स हमने कैसे कैलकुलेट करनी है? नेट एसेट्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वही है एसेट्स। एसेट्स में हमारी दोनों एसेट्स आ जाती है, फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट्स एंड माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। नेक्स्ट आता है इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं हम। हमने ये दो मेथड्स की हैं, एन्युटी मेथड एंड परचेज मेथड। तो सबसे पहले हम ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं एन्युटी मेथड का। सो दिस इज इलस्ट्रेशन 13। The profit of the company during the last 4 years were rupees 32,000, 56,000, 40,000 and 64,000. The capital employed is rupees 4 lakh and return in similar business is 10% on the capital employed. कि एक बिजनेस है, उसमें कंपनी में प्रॉफिट है पिछले 4 सालों का आपको दिया है, तो आप इसे अपना एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं 4 इयर्स के प्रॉफिट के बेस पे। कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन 4 लाख
क्लियर। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, उससे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। द प्रेजेंट वैल्यू the present value of rupees 0.282012 annuity for 4 years at the rate 5% return is rupee 1। ये आपको एक एन्युटी वैल्यू दी है, ये एन्युटी वैल्यू लेस देन 1 है। अगर एन्युटी वैल्यू लेस देन 1 होगी तो आप इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर ये एन्युटी वैल्यू मोर देन 1 होगी तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। इफ द एन्युटी वैल्यू इज लेस देन 1 देन इट विल बी डिवाइडेड, बट इफ इट इज मोर देन 1 देन इट विल बी मल्टीप्लाइड, ठीक है। तो ये आपको एन्युटी वैल्यू दी है, आपने क्या करना है, गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट गुडविल बाय एन्युटी मेथड बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट्स। सुपर प्रॉफिट्स मेथड के बेस पे, अब सुपर प्रॉफिट का आपको पता है, सुपर प्रॉफिट के लिए वी नीड टू टाइप ऑफ प्रॉफिट, वन इज द नॉर्मल प्रॉफिट एंड सेकंड इज द एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, वैसे तो हम लेते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, बट उससे रिलेटेड हमारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम सिंपल एक्चुअल जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसे ही यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इज 4 लाख इंटू 10/100, 40,000 हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमें दूसरा क्या चाहिए, एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट कैसे लेंगे, वी हैव बीन गिवन 4 years प्रॉफिट, 32,000, 56, 40,000 एंड 64, इनको ऐड करिए 1,92,000 एंड डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारे पास आ गया 48,000। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 48,000। फिर हमें क्या चाहिए, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज माइनस नॉर्मल में 48,000 माइनस 40, दिस इज रुपीज 8,000। तो ये हमारे पास 8,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। अब हमें गुडविल का कैलकुलेशन करना है अकॉर्डिंग टू द एन्युटी मेथड, और ये हमें एन्युटी की वैल्यू दी है, इट इज लेस देन 1 देन इट विल बी डिवाइडेड। When annuity is 0.282012, present value is rupee 1. If the annuity is 1, present value is 1 by this. And if the annuity is 8,000, ये जो हमने सुपर प्रॉफिट लिया है, मल्टीप्लाइड बाय 8,000, तो आपके पास गुडविल का की वैल्यू कितनी आ गई, 28,367.58, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू द एन्युटी मेथड। और एन्युटी मेथड में आपको एन्युटी वैल्यू गिवन है, आपने एन्युटी वैल्यू को ट्रीट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, सुपर प्रॉफिट से, और देखना है कि एन्युटी वैल्यू लेस देन 1 है या मोर देन 1 है, और फिर अकॉर्डिंगली आपको वो कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट हमारी इलस्ट्रेशन है 14th इलस्ट्रेशन देखते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन, कैपिटल एम्प्लॉयड रुपीज 3 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एट द रेट 10% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, present value of annuity of rupee 1 for 5 years at 10% is 3.79। तो ये आपको एन्युटी रेट 3.79 दिया है, इट इज मोर देन 1, तो इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। नेट प्रॉफिट्स फॉर 5 years, पिछले 5 सालों के आपको प्रॉफिट्स दिए हैं, आप इसे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ले सकते हैं। Profit include the non-recurring profit on an average basis of rupees 2,000, out of which it was deemed that even non-recurring profits have tendency of appearing at the rate 1,200 per annum। अब इसमें देखिए प्रॉफिट्स में आपको एडजस्टमेंट करनी है कि प्रॉफिट्स में ऐसे नॉन रेकरिंग प्रॉफिट इंक्लूड है। नॉन रेकरिंग का क्या मतलब होता है, ऐसे प्रॉफिट जो कि हमेशा नहीं होते, जिनका नेचर क्या है, नॉन रेकरिंग है, जो कि बिजनेस के अंदर हमेशा नहीं होंगे, ठीक है। तो नॉन रेकरिंग प्रॉफिट 2000 एडिड है, तो जो बिजनेस में नॉन रेकरिंग है, जो हमेशा नहीं होंगे, आपको उसे क्या करना चाहिए, हर साल तो वो प्रॉफिट नहीं होगा, तो हमें ये प्रॉफिट में से लेस करना चाहिए। लेकिन आपको उसके साथ ही एक और इन्फॉर्मेशन बताई है कि 2000 में से आउट ऑफ विच इट वाज डीम्ड दैट इवन नॉन रेकरिंग प्रॉफिट्स हैव टेंडेंसी ऑफ अपीयरिंग एट अ रेट ऑफ रुपी 1200 पर एनम, कि 2000 में से 1200 रुपए ऐसे हैं जो 2000 की नॉन रेकरिंग है, उसमें से 1200 रुपए ऐसे हैं जो कि रेकरिंग नेचर के हैं, जो कि टेंडेंसी है उनकी अपीयर होने की, मतलब कि वो हमेशा हो सकते हैं। तो 2000 नॉन रेकरिंग है और 1200 हमारे रेकरिंग है, ठीक है। तो इसको हमने एडजस्ट करना है।
यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर एन्युटी मेथड। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगेन दिस इज क्वाइट सिंपल मेथड। तो सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट मेथड के बेस पे लेना है। सुपर प्रॉफिट के लिए वी रिक्वायर टू प्रॉफिट्स, नॉर्मल एंड एवरेज। नॉर्मल के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, बिकॉज एक्चुअल ही दी है। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाय 100। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन इन द क्वेश्चन। लुक, कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। ठीक है, तो 3 लाख इंटू 10/100, ये हमारे पास आ गया 30,000 नॉर्मल रेट। इसके बाद आता है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आपने एवरेज प्रॉफिट लेना है। एवरेज प्रॉफिट के लिए वही करना है, 5 सालों के प्रॉफिट आपको गिवन है। 5 सालों के प्रॉफिट्स को ऐड करिए, 1,64,000, देन इट इज डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमारे पास आ गया 32,800। लेकिन ये जो एवरेज प्रॉफिट आया है उसमें हमें एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट क्या करनी है, जो नॉन रैकरिंग इनकम है, जिस इनकम का नेचर नॉन रैकरिंग है, जो हमेशा नहीं होती, उसको हमने प्रॉफिट्स में से लेस कर दिया। और रैकरिंग प्रॉफिट जिसका नेचर रैकरिंग का है, जो कि हमेशा होता है, उसे हमने ऐड कर दिया। ठीक है, 2000 को लेस किया और 1200 को ऐड कर दिया। तो ये एडजस्टमेंट के बाद हमारे पास प्रॉफिट आता है 32,000। क्लियर। इसके बाद हमें सुपर प्रॉफिट लेना है। सुपर प्रॉफिट एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज हमारा है 32,000 और नॉर्मल है 30,000। तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 2,000। अब हमें करना क्या है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल सुपर प्रॉफिट्स इनटू एन्युटी रेट। अब ये एन्युटी रेट मोर देन 1 था, तो हमने एन्युटी रेट को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी रेट, तो सुपर प्रॉफिट है हमारे पास 2000, एनुटी रेट है 3.79, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये हमारे पास गुडविल आई है 7,580। ठीक है, तो ये दूसरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपका एन्युटी मेथड का। नेक्स्ट हम करते हैं इलस्ट्रेशन 15। ये हमारी बेस्ड है परचेज मेथड पर। परचेज मेथड में देखिए, द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड डिस्क्लोजेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज ऑन 31 मार्च 2009। शेयर कैपिटल आपको दी है, इक्विटी शेयर्स, जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, क्रेडिटर्स। और एसेट्स में दिया है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ट्रेडमार्क्स, डेटर्स, कैश एट बैंक। तो ये हमारे पास फिक्स एसेट और करंट एसेट्स हैं। एडवर्टीजमेंट आउटले, अब इसमें एडवर्टीजमेंट आउटले भी दिया है। जब हम एसेट्स को इंक्लूड, एसेट्स का टोटल करेंगे, तो हम एडवर्टीजमेंट आउटले को नहीं लेंगे। और एडवर्टीजमेंट आउटले क्यों इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज एडवर्टीजमेंट क्या होता है, दिस इज डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप ये आपको याद होगा कि डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, बट इसको हम टोटल एसेट में इंक्लूड नहीं करते। The company was purchased by Y Limited, which pays rupees 3 lakh in all. तो परचेज कंसिडरेशन वाई लिमिटेड ने खरीदा है, तो परचेज कंसिडरेशन कितना दिया है, 3 लाख। ठीक है, अब ये जो 3 लाख है परचेज कंसिडरेशन, हम देखते हैं कि उसने एसेट्स कितनी वैल्यू की ली है। एसेट्स हमें यहाँ पर दी है। एज्यूमिंग प्लांट एंड मशीनरी इज वैल्यूड 65,000, तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 65 है। तो आप देखिए एसेट्स की वैल्यू लेके, एसेट्स में टोटल हमारी फिक्स प्लस करंट। फिक्स में लैंड एंड बिल्डिंग आ गया 1 लाख का, प्लांट एंड मशीनरी हमें यहाँ पे दी है प्लस 65,000, ट्रेडमार्क्स 5,000, डेटर्स 90,000, कैश एट बैंक 30,000। ठीक है, एंड माइनस, और एडवर्टीजमेंट आउटले नहीं लेंगे क्योंकि ये एसेट्स नहीं है, ये डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और माइनस क्या करेंगे, आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज गिवन क्रेडिटर्स। ठीक है, तो ये देखिए इसका सॉल्यूशन, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये हमने लिया, अपनी एसेट्स को ऐड किया और आउटसाइड लायबिलिटीज को लेस किया, क्रेडिटर्स को लेस किया। हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया, 2,52,500। इसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड कह सकते हैं या एसेट्स, नेट एसेट्स भी कह सकते हैं। परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन कितना है, 3 लाख। तो वैल्यू ली है 2,52,500 की, लेकिन परचेज कंसिडरेशन कितना दिया है, 3 लाख। ज्यादा दिया है, वैल्यू कम ली है, तो वो ज्यादा किस चीज का है, दैट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल, एंड दैट इज रुपीज 47,500।
तो परचेज कंसिडरेशन 3 लाख में से हम माइनस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, या इसको हम कह सकते हैं नेट एसेट्स। नेट एसेट की वैल्यू है, ठीक है, ऑब्लिक करके नेट एसेट्स 2,52,500, दैट इज 47,500। नेक्स्ट हमारी आती है मिसलेनियस इलस्ट्रेशंस भी गिवन है आपको चैप्टर में, आप इनको भी ट्राई करिएगा, इनकी भी प्रैक्टिस करनी है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 16। X has invited, it's not invited, we can say invested. ये थोड़ा printing mistake है। X has invested an average sum of rupees 3 lakh in his own business which is very profitable one, ठीक है। The annual profit earned from his business is rupees 60,000, which includes a sum of 10,000 received as compensation for acquisition of his part of business premises. The money could have been invested in deposits for a year period of 5 years and over 10% interest. He himself could earn rupees 7,200 per annum in alternative employment. Considering 2% as fair compensation for the risk involved in the business, calculate the value of goodwill of his business on capitalization of super profit at the normal rate of return. तो पहले हम स्टेटमेंट समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन पर चलेंगे। देखते हैं। एक्स हैज इन्वेस्टेड, एक्स ने अपने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया है, रुपीज 3 लाख, और जो कि काफी प्रॉफिटेबल है, ठीक है। एनुअल प्रॉफिट अर्न फ्रॉम हिज बिजनेस इज रुपीज 60,000, और जो उसको एनुअल प्रॉफिट मिल रहा है अपने बिजनेस से वो कितना है, 60,000, which includes sum of rupees 10,000 received as compensation for acquisition of his part of the business premises. तो इस 60,000 प्रॉफिट के अंदर 10,000 रुपीज ऐसे एडेड है जो कि उसको एज कॉम्पनसेशन मिले हैं, और एज कॉम्पनसेशन का कब मिले हैं कि उसने अपने एक्विजिशन बिजनेस प्रेमिसेस का एक्विजिशन के टाइम पर उसको 10,000 एज कॉम्पनसेशन मिले हैं, लेकिन ये नॉन रैकरिंग है, ये हमेशा नहीं होगा। तो 60,000 में ये जो 10,000 एडिड है ये हमें क्या करने हैं, माइनस करने हैं, क्योंकि ये नॉन रैकरिंग नेचर के है। Then the money could have been invested in deposits for a period of 5 years and over 10% interest, और ये जो इसने बिजनेस में पैसा लगाया है, ठीक है, ये जो इसने बिजनेस में रुपीज 3 लाख लगाए हैं, अगर ये बिजनेस में ना लगा के कहीं और इन्वेस्ट करता, ठीक है, 5 साल के लिए, तो उसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता, 10% से। और अगर वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर देता और 10% से इंटरेस्ट, एक तो वो अर्न करता, दूसरा वो कहीं पर काम करता, एम्प्लॉयमेंट, कहीं पे अपना जॉब करता, अगर वो कहीं पर काम करता तो उसको 7,200 पर एनम वो अर्न कर सकता था, ठीक है। कंसिडरिंग 2% एज फेयर कॉम्पनसेशन फॉर द रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस, और जितना बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व है उसको कंपनसेशन कितना मिलता है, उसका 2%। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो है गुडविल का कैलकुलेशन करना है सुपर प्रॉफिट मेथड के बेस पे, और सुपर प्रॉफिट के लिए हमें हमेशा दो प्रॉफिट चाहिए होते हैं, नॉर्मल और एवरेज। एवरेज प्रॉफिट तो हम यहाँ से ले सकते हैं, ये बिजनेस में जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है उसकी एडजस्टमेंट करके। अब नॉर्मल के लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए जो कि गिवन है, और दूसरा क्या चाहिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो वैसे इसमें एज सच नहीं दिया हुआ, तो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट कैसे करेंगे, 10% इंटरेस्ट की अगर वो कहीं और इन्वेस्ट करता तो उसे 10% इंटरेस्ट मिलता, और 2% उसे रिस्क के लिए भी कंपनसेशन मिलता, ठीक है। तो हम इसे ही मान के चलेंगे कि ये 10% प्लस 2% 12% जो है दैट इज द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में देखें, नोट में भी आपको बताया है, नॉर्मल रेट इज 10% ऑफ इंटरेस्ट प्लस 2% फेयर कॉम्पनसेशन फॉर रिस्क इन्वॉल्व, दैट इज इक्वल टू 12%। तो सबसे पहले स्टेप 1 में नॉर्मल प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है 3 लाख, हमारे पास नॉर्मल रेट है 12% बाय 100, 36,000। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, अब हमें एवरेज प्रॉफिट लेना है, हमें एनुअल प्रॉफिट गिवन है 60,000 का, और फिर उसमें से हमें एडजस्टमेंट करनी है कि जो कंपनसेशन इंक्लूडेड है, कंपनसेशन नॉन रैकरिंग नेचर का है 10,000, वो माइनस करना है,
और रीजनेबल रेम्यूनरेशन, वो उसको रेम्यूनरेशन भी नहीं मिल रहा तो उसको भी लेस करना है 7200। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ गया 42,800। ठीक है, तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट भी आ गया और नॉर्मल प्रॉफिट भी। अब हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला अगेन एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 42,800, नॉर्मल है 36,000, तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आया है 6,800। और गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करना है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट। 6,800 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12 नॉर्मल रेट। तो हमारे पास गुडविल की वैल्यूएशन कितनी आएगी 56,667। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। नेक्स्ट हम आते हैं, मिसलेनियस इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 17। The balance sheet of X Limited discloses the following information as on 31st March 2009। आपको ये देखिए गिवन है प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स। ये आपको लाइबिलिटी साइड दी है। एसेट्स में देखिए गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक एंड एडवर्टीजमेंट आउटले। तो अब इस क्वेश्चन में जब हमें एसेट्स चाहिए होगी, नेट एसेट्स हमें लेनी है, तो टोटल फिक्स प्लस करंट लेते हैं। तो एक तो फिक्स एसेट में देखिए गुडविल गिवन है, गुडविल को हम नहीं लेंगे। अगेन उसका वही रूल है, क्योंकि गुडविल का कैलकुलेशन तो हम कर रहे हैं, ये सारा किस लिए कर रहे हैं, गुडविल की वैल्यूएशन के लिए। तो जब हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है तो जो हमें गुडविल बैलेंस शीट में गिवन होगी उसको हम इग्नोर करते हैं, उसको इंक्लूड नहीं करते। क्लियर? सो गुडविल विल नॉट बी टेकन। हम एसेट्स कौन से लेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक। तो ये फिक्स प्लस करंट हो गया। और एडवर्टीजमेंट आउटले भी दिया है, अगेन ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो इसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। हमें क्वेश्चन में करना क्या है, फर्दर क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो सुपर प्रॉफिट 3 year परचेज पे लेना है आपने, और आपको इंफॉर्मेशन क्या दी है, लैंडेड बिल्डिंग एंड मशीनरी वर रीवैल्यूड एट ₹3 लाख एंड 1,70,000 रिस्पेक्टिवली। कि जब लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी को रीवैल्यू किया गया तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू थी 3 लाख और मशीनरी की थी 1,70,000। अब आप ये देखिए कि आपको बैलेंस शीट में कितनी दी है, लैंड एंड बिल्डिंग की दी है 2,20,000, लैंड एंड बिल्डिंग की 2,20,000 है, और रीवैल्यू करने पर कितनी आई है 3 लाख, यानी कि इंक्रीज हुई है। हमारी बुक्स में थी वो 2,20,000, लेकिन एक्चुअल में उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 3 लाख है, ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 3 लाख माइनस 2,20,000, 80,000। कितने से ज्यादा है, 80,000 से ज्यादा है। ठीक है, और मशीनरी की वैल्यू है 1,70,000। अब मशीनरी की 170 है तो हमें बैलेंस शीट में कितनी गिवन है 2 लाख, बैलेंस शीट में 2 लाख दी है, और रीवैल्यू कर कर कितनी आई है 1,70,000। तो ये मशीनरी की वैल्यू बुक वैल्यू जो है, बुक वैल्यू से उसकी मार्केट वैल्यू कम हुई है। कितनी कम हुई है, 2 लाख माइनस 1,70,000, 30,000 से। ठीक है, तो अभी आपको ये पॉइंट समझना जरूरी है कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 80,000 से इंक्रीज हुई है और मशीनरी की वैल्यू 30,000 से कम हुई है। क्लियर? देन नॉर्मल return on the average capital employed is 10% apart from his depreciation to be charged on the revalued asset which is on land and building at 5% and on machinery is 10%। कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो 10% दिया है, लेकिन डेप्रिसिएशन का भी रेट आपको बताया है। रीवैल्यूड एसेट, रीवैल्यू हमने दो ही एसेट्स को किया है, लैंड एंड बिल्डिंग को और मशीनरी को। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग का 5% है और मशीनरी का 10% है। तो क्यों यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन का रेट दिया है, वो इसलिए दिया है कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू अगर इंक्रीज हुई है तो हमने डेप्रिसिएशन कम लगाया हुआ है। ठीक है, हमने डेप्रिसिएशन कितने पे लगाया है 2,20,000 पे, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू कितनी है 3 लाख है। तो डेप्रिसिएशन कितने पे लगना चाहिए था, 3 लाख पे लगना चाहिए था। तो 2,20,000 पे ऑलरेडी लगा होगा, उसका एडजस्टमेंट होगा। तो ये जो वैल्यू इंक्रीज हुई है 80,000 से, ठीक है, 80,000 से जो वैल्यू इंक्रीज हुई है वो उसका डेप्रिसिएशन हमें अभी लगाना पड़ेगा। तो 80,000 का डेप्रिसिएशन कितना बनेगा, लैंड एंड बिल्डिंग का रेट कितना है 5%।
80,000 इंटू 5/100 ये कितना आ जाएगा 4,000। तो ये जो 4,000 का डेप्रिसिएशन है लैंड एंड बिल्डिंग का, जो कि उसकी इंक्रीज्ड वैल्यू का है, ये हमें चार्ज करना है। और हम हमेशा डेप्रिसिएशन कहाँ से चार्ज करते हैं, प्रॉफिट्स में से। और जब हम प्रॉफिट्स में से डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं तो हम प्रॉफिट में से उसको माइनस करते हैं, यानी कि हमारा प्रॉफिट कम होता है। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो डेप्रिसिएशन को उसमें से माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है 80,000 से, तो 80,000 पे 5% से जो डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था और नहीं लगाया, तो वो अब लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 80,000 पे 5% से कितना आ गया 4,000। अब ये जो 4,000 है ये हमें अपने प्रॉफिट्स में से लेस करना होगा, क्लियर। लेकिन उसका रिवर्स केस है हमारा मशीनरी के साथ। मशीनरी की वैल्यू कम हुई है, ठीक है। मशीनरी की वैल्यू हमारी बैलेंस शीट में थी 2 लाख, और ये जो हम रीवैल्यू करके आई है 1,70,000। तो इसका मतलब कि हमने डेप्रिसिएशन ज्यादा लगाया हुआ है जबकि वो कम लगना चाहिए था। डेप्रिसिएशन रुपीज 2 लाख पे लगा है, लेकिन वो कितने पे लगना चाहिए था 1,70,000 पे। तो कितने ज्यादा पे लगा हुआ है 30,000 पे। तो 30,000 पर कितने रेट से 10% से 30,000 पर 10% कितना हुआ 3,000। तो ये जो 3,000 रुपीज है ये हमारा डेप्रिसिएशन का ज्यादा लगा है। अब इसको ज्यादा को कैसे एडजस्ट करेंगे, तो ये जो 3,000 ज्यादा लग गए थे जो हमने पहले अपने प्रॉफिट्स में से माइनस किए होंगे, अब इसको क्या करेंगे अपने प्रॉफिट्स में ऐड कर देंगे, ठीक है। यानी कि हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। पहले हमने प्रॉफिट 3,000 से कम किया हुआ था, लेकिन अब ये जो है हम अपने प्रॉफिट्स में इस डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे, क्योंकि वैल्यू जो है वो कम हुई है, ठीक है। देखते हैं अभी सॉल्यूशन में कैसे होगा। और आपको बताया है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 years was रुपीज 1,05,000 आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट द रेट 50%, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए, फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। फिक्स एसेट्स की वैल्यू हमने ली लैंड एंड बिल्डिंग की, हमें 3 लाख दी है जो कि उसकी मार्केट वैल्यू है। मशीनरी की भी मार्केट वैल्यू 1,70,000 है। स्टॉक डेटर्स कैश एट बैंक ये हमें बैलेंस शीट में ही गिवन है, इनकी बुक वैल्यू माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज में हमारे पास क्रेडिटर्स है, डिबेंचर्स है, तो ये हमने माइनस किया तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया 6,79,000, ठीक है। उसके बाद करंट ईयर्स प्रॉफिट। करंट ईयर के प्रॉफिट में देखिए अब हम एडजस्टमेंट करेंगे। करंट ईयर का प्रॉफिट आपको कितना दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,05,000, और टैक्स कितना है 50%। अगर 50% टैक्स है और जितना ये प्रॉफिट है तो इतना ही टैक्स दिया होगा, तो हम एडजस्टमेंट करने के लिए पहले, और टैक्स हम सबसे बाद में देते हैं, ठीक है। सारी डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज करने के बाद, सब कुछ एक्सपेंडिचर्स को चार्ज करने के बाद जो हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट के ऊपर हम टैक्स देते हैं, ठीक है। तो टैक्स सबसे बाद में दिया जाता है, लेकिन अभी हमें डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करनी है। हमें डेप्रिसिएशन कुछ ऐड करना है और कुछ डेप्रिसिएशन लेस करना है। तो उसके लिए हमें टैक्स से पहले वाला प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि एडजस्टमेंट टैक्स से पहले वाले प्रॉफिट में होगी, लेकिन हमें प्रॉफिट दिया है टैक्स के बाद वाला। तो टैक्स से पहले वाले प्रॉफिट में कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जितना हमने टैक्स दिया है वो टैक्स हम ऐड कर देते हैं। टैक्स कितना है 50%, तो जितना हमारा प्रॉफिट है तो उतना ही 50% टैक्स दिया होगा। उतना ही 50% कितना है 1,05,000। अब 1,00,000 का प्रॉफिट था और ये हमने टैक्स दे दिया था, तो टोटल इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा करंट ईयर्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो हमारा टैक्स से पहले प्रॉफिट आ गया 2,01,000। अब इसमें हम डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करेंगे। डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट क्या है, मैंने अभी पहले भी आपको बताया है कि मशीनरी के ऊपर ओवर चार्ज था, मशीनरी की वैल्यू कम हुई है। बुक्स में हमारी 2 लाख लिखी है लेकिन मार्केट में 1,70,000 थी, तो 30,000 से ये डिक्रीज हुई है। 30,000 से डिक्रीज हुई है तो 10% से उसका जो डेप्रिसिएशन है वो ज्यादा लगा हुआ था, यानी कि 3,000 रुपए ज्यादा लगे थे जो कि नहीं लगने चाहिए थे, वो हमने अपने प्रॉफिट्स में ऐड कर दिए, ठीक है। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई है, कितने से इंक्रीज हुई है 80,000 से। तो जब 80,000 से इंक्रीज हुई है लैंड एंड बिल्डिंग की, तो उसका डेप्रिसिएशन नहीं लगा हुआ जो कि लगा होना चाहिए, तो 80,000 में 5% से
4,000 का डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे, तो चार्ज करने का मतलब है इसको प्रॉफिट्स में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट कितने आ जाते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट बिफोर टैक्स ₹2 लाख। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया। हमें करंट ईयर का प्रॉफिट गिवन है 1,05,000, लेकिन हमें डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करने के लिए कौन सा प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए हमने टैक्स को ऐड कर दिया, सेम 50% से है इसलिए सेम अमाउंट ऐड किया है, तो ये ऐड कर दिया, ये हमारे पास आ गया करंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें हमने डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट किया, और डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट के बाद हमारे पास प्रॉफिट आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स ₹2 लाख, और इसमें हमने टैक्स दे दिया 50% का। तो टैक्स जब 50%, 2 लाख का 50% कितना होगा, 1 लाख। तो 1 लाख रुपीज 50% एज टैक्स पे करके हमारे पास करंट ईयर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया, ₹1 लाख। ठीक है, तो ये हमारे पास आया करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ₹1 लाख। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं, वही फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ द करंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमने कैलकुलेट किया है 6,79,000, और करंट ईयर का प्रॉफिट हमारे पास आया था 1 लाख। इसका हाफ कर देंगे, हाफ कितना हो जाएगा 50,000। तो 6,79,000 माइनस 50,000, दिस इज इक्वल टू 6,29,000। ये हमारे पास आ गया एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्यों चाहिए, बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाय 100। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया 6,29,000, और रेट हमें गिवन है 10%, 10/100, दिस इज 62,900। उसके बाद हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए। एवरेज प्रॉफिट का जो कैलकुलेशन है वो सेम है, स्टेप 5 का और स्टेप 2 का कैलकुलेशन सेम है। ठीक है, तो आपको वो समझ आ गया होगा, जो मैंने 2 में बताया था ये बिल्कुल सिमिलर है, एग्जैक्टली सेम है। तो ये हमारे पास एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, ₹1 लाख। फिर स्टेप 6 में हमने क्या किया है, सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन। सुपर प्रॉफिट के लिए दो प्रॉफिट चाहिए, वो हमने कैलकुलेट कर लिए, एक नॉर्मल और एक एवरेज। एवरेज माइनस नॉर्मल, तो एवरेज कितना है 1 लाख, कंपनी अर्न कर रही है 1 लाख रुपीज, लेकिन नॉर्मली उसको कितना होना चाहिए था 62,900, लेकिन वो ज्यादा कर रही है। जितना भी ज्यादा है वो क्या है, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 37,100। ठीक है, ये सुपर प्रॉफिट आ गया। नेक्स्ट व्हाट we have to do, we have to calculate the value of goodwill। तो गुडविल की वैल्यू कितनी बताई है, नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना था, 3 इयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट है 37,100 इनटू 3, that is rupees 1,11,300। So this is the value of goodwill, rupees 1,11,300। आई होप ये मिसलेनियस इलस्ट्रेशंस आपको क्लियर होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।